जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पेपर की, जो आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। हम पूरे के पूरे पेपर को यहाँ पे सोल्व करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस वीडियो की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरीके का सोल्ड पेपर है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ड्रिल वाले टॉपिक से है और क्वेश्चन हमारा ये है कि ड्रिल के उद्देश्य क्या होते हैं। तो ड्रिल के उद्देश्य होते हैं अनुशासन की भावना को विकसित करने के लिए, असर दिखने में स्मार्टनेस को सुधारने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और आदेशों को तत्काल और अंतर्निहित आज्ञाकारिता की गुणवत्ता को विकसित करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई कमांड हमको दी जाती है तो हम उसको तुरंत एग्जीक्यूट करें, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट करना सीखें। इसके लिए ड्रिल हमसे कराई जाती है, ये ड्रिल का उद्देश्य होता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से हुई थी, जनरल ड्रोल ने की थी, ठीक है। ड्रिल की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो के दौरान पूछूंगा, अगर आप उनके सही जवाब बताते हैं कमेंट बॉक्स में तो आपके कमेंट को पिन किया जाएगा और हट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित आदेशों का हिंदी में अनुवाद करें। आपको एग्जाम में सिर्फ ये दिया हुआ था लेफ्ट टर्न को हिंदी में क्या कहते हैं, तो लेफ्ट टर्न को हिंदी में कहते हैं बाएं मुड़, आइज राइट को कहते हैं दाहिने देख, स्टैंड इजी को कहते हैं आराम से, अबाउट टर्न को कहते हैं पीछे मुड़ और राइट टर्न को कहते हैं दाहिने मुड़। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में उल्टे तरीके से भी आ सकता है, यानी कि आपको हिंदी दी और आपसे इंग्लिश पूछ ली जाए कि उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। ये सारी की सारी कमांड्स होती हैं, आपको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि हम सभी एनसीसी के कैडेट हैं तो हमको पता है इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है, आपको पता होना चाहिए कि फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि आधा दाहिने मुड़ में स्कोड कितने डिग्री मुड़ता है। तो आधा दाहिने मुड़ की जब बात आती है तो स्कोड मुड़ेगा 45 डिग्री। अगर दाहिने मुड़ की बात आएगी, पूरा दाहिने मुड़, तो उसमें 90 डिग्री। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अगर पीछे मुड़ की कमांड आती है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि अगर पीछे मुड़ की कमांड आती है, ये तो आगे चलो दिया है और पूछ लेता हूं मैं आपसे, अगर आपको कमांड आती है कि आधा बाएं मुड़, आधा बाएं मुड़, तो उसके अंदर जो स्कोड होता है वो कितने डिग्री मुड़ता है ये आपको बताना है। पॉइंट नंबर बी यहाँ पे है कि तेज चल में कैडेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 45 इंच होती है तेज चल में कैडेटों के बीच की दूरी। दाहिने सज में स्कोड कितने इंच कदम आगे लेता है, तो 15 इंच कदम आगे लेता है। सावधान अवस्था में जो कोण बनता है, कोण कोण किसके बीच में बनता है, आपको पता होगा कि जब भी सावधान पोजीशन होती है तो एडी मिली हुई होती है और पंजे खुले हुए होते हैं। तो एडी और पंजों के बीच में जो कोण बनता है, दोनों पंजों के बीच में जो कोण बनता है वो कोण बनता है 30 डिग्री का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सावधान पोजीशन में जो हमारा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, तो वो 30 डिग्री का बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पीछे मुड़ में स्कोड कितने डिग्री मुड़ता है। तो पीछे मुड़ के अंदर स्कोड जो मुड़ता है वो 180 डिग्री मुड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को ध्यान रखना है भाई ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे वेपन ट्रेनिंग से लेके। वेपन ट्रेनिंग आपको पता है हथियार प्रशिक्षण, 30 मार्क्स के करीबन आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक तो हम जो नॉर्मली हथियार यूज करते हैं जैसे SLR हो गया, LMG हो गया, तो इनके 10 पार्ट्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी लिख लो ये, इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को नहीं करने वाले, लेकिन जो 10 पार्ट है SLR के 10 भागों के नाम लिखो या LMG के 10 भागों के नाम लिखो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 99.99% चांस है। तो 10 पार्ट याद करके जाना और ऐसे पार्ट याद करके जाना जो SLR में भी चल जाए, LMG में भी चल जाए, ठीक है। तो 10 भाग आपको जरूर याद करके जाने हैं। पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बनेगा और एग्जाम में आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो 10 भाग राइफल के आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि फायरिंग की कार्यवाही लिखें। तो फायरिंग की कार्यवाही के अंदर 3 पार्ट होते हैं मेनली, और फिर 4th पॉइंट उसको फॉलो करने के लिए तो 4 पार्ट होते हैं फायरिंग के अंदर। एक तो एमिंग पोजीशन, यानी कि लक्ष्य के लिए हम पोजीशन लेते हैं। फायरिंग करने की कितनी पोजीशन होती हैं, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 4 पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी, खड़े होकर, बैठकर, घुटनों के बल या फिर लेटकर। यानी कि खड़े होकर तो स्टैंडिंग पोजीशन, बैठकर मतलब सिटिंग पोजीशन, घुटनों के बल मतलब नीलिंग पोजीशन और लेटकर मतलब लेइंग पोजीशन, ठीक है। तो ये 4 पोजीशन होती हैं और सबसे पहले हम लेंगे पोजीशन लक्ष्य के लिए।
फिर होती है हमारी ब्रीदिंग, सांस लेना। हम सांस के ऊपर कंट्रोल करते हैं क्योंकि सांस पे कंट्रोल करके ही हम हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर होता है फायरिंग, यानी कि गोली चलाना। फिर हम फायर करेंगे और बाद में इसी प्रोसेस को फॉलो थ्रो करेंगे। और दूसरी बात कि जब तक बुलेट जो होती है वो हमारे जो राइफल है उसके बैरल से निकल के टारगेट तक हिट करती है, तब तक हमको उसी पोजीशन में रहने होता है जिस पोजीशन में हम होते हैं। तो इसी को हम फॉलो थ्रो कहते हैं। और ये फायरिंग की क्या होती है, कार्यवाही होती है। फायरिंग की पोजीशन कितनी होती हैं, 4 पोजीशन होती हैं। इसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ वो आप साथ के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। और मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताने भी वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फायरिंग पॉइंट की सामान्य प्रक्रिया बताओ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आप याद कर सकते हैं इनको कि फायरिंग पार्टी को फायरिंग पॉइंट के लगभग 100 गज के भीतर लाया जाता है। फायरिंग के नियम बताए जाते हैं जब भी आप फायरिंग करते हैं। फायरर को टारगेट के बारे में बताया जाता है। कोच, एम्यूनिशन पार्टी सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। आगे बढ़ की कमांड पर पहली डिटेल फायरिंग पॉइंट पर अपनी पोजीशन लेते हैं। फायरिंग अधिकारी के आदेश के बाद ही शुरू होती है, यानी कि जब तक जो भी फायरिंग अधिकारी है, हमारा जो फायरिंग ऑफिसर है, जब तक वो कमांड नहीं देगा तब तक फायरिंग स्टार्ट नहीं होगी। फायरिंग जब पूरी हो जाती है तो फायरर क्या करेगा, अपना दाहिना हाथ ऊपर कर लेगा। उसकी कोहनी ज़मीन से टच रहेगी, कोहनी ऊपर नहीं करनी है, लेकिन वो अपना दाहिना हाथ टच कर लेगा, हाँ भाई मैंने फायरिंग कर लिया, ठीक है। इसके बाद ऑफिसर जो इंचार्ज होगा वो खाली कर की कमांड देगा। वह फायरर बोल्ट को 2 बार मूव करेगा, ट्रिगर दबाएगा और खड़ा हो जाएगा। खाली कर की कमांड आपको पता है किस लिए दी जाती है, ताकि जो साथ में है किसी को नुकसान ना हो जाए, उसके अंदर बुलेट रह ना जाए। तो खाली कर की कमांड होती है। फिर 2 बार वो क्या करते हैं, बुलेट बोल्ट जो होता है उसको हम 2 बार मूव करते हैं और बाद में ट्रिगर दबाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई हमारी जो वेपन जो है वो खाली है। अब डिटेल रिपोर्ट की कमांड पर फायर रिपोर्ट करते हैं। नंबर 1 राइफल ठीक, फिर 2 ठीक, 3 ठीक, इस तरीके से। और इसके बाद इसी तरह दूसरी डिटेल की बारी आएगी। तो ये एक प्रक्रिया होती है फायरिंग के दौरान। अगर आपको कभी फायरिंग करने का मौका मिला है तो आपने इस प्रक्रिया को जरूर फॉलो किया होगा। उसी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कि लक्ष्य निर्धारण के नियम लिखो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो देखेंगे यही क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखते हैं और इसके बाद में जो इसके पार्ट आएंगे तो आप इजीली एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण के नियम, टारगेट पर ध्यान केंद्रित करना है हमको, ताकि आंखों के रेटिना पर लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बन जाए। राइफल को हमको मजबूती से पकड़ना है, बाईं आंख बंद करनी है और फोरसाइट पर फोकस करें। कई क्या होते हैं, जब जिनको पता नहीं होता, टारगेट के ऊपर जब निशाना लगाने लगते हैं तो अपनी दाईं आंख बंद कर लेते हैं। आपको दाईं नहीं बल्कि बाईं आंख बंद करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। बैक साइड यू के बीच से फोरसाइट को देखें और लक्ष्य पर ध्यान फोकस करें। ये लक्ष्य निर्धारण के नियम होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के लिए। अराउंड 40 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। राष्ट्रीय एकीकरण को परिभाषित करें। तो राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो राष्ट्रीय एकीकरण एक सकारात्मक अवधारणा है, एक पॉजिटिव परसेप्शन है जो समाज के विभिन्न वर्गों, धर्मों, जातियों इत्यादि के बीच एक एकजुटता की भावना पैदा करती है। इसका यह मतलब नहीं कि सभी वर्ग, धर्म व जातियों के बीच समानता लाई जाए, बल्कि उनमें विभिन्नता होने के बावजूद भी हम देश की समृद्धि के लिए समानता से कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है, हम किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज भाषा से बिलोंग करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको बस एक बात पता होनी चाहिए कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम सब भारतीय हैं। बस यही जो भावना होती है ना, इसी को हम राष्ट्रीय एकीकरण बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, और हमको जरूर इसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण क्यों महत्वपूर्ण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको बड़े ही अच्छे से समझाऊंगा कि अगर किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए वाई नेशनल इंटीग्रेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन एस डेवलपमेंट।
तो जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखते हैं। हम शांति एवं सद्भाव के लिए ज़रूरी है, राष्ट्र के विकास के लिए ज़रूरी है। जब सारे देश के लोग इकट्ठे रहेंगे तो गरीबी के ऊपर काम होगा, अशिक्षा का उन्मूलन होगा, यानी कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, आंतरिक सुरक्षा बरकरार रहेगी, कानून व्यवस्था सही रहेगी, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास होगा, हम एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की संस्कृति को सपोर्ट करेंगे, आर्थिक और औद्योगिक विकास होगा। क्योंकि आप यही देख लो, विदेश निवेश को हम आकर्षित करेंगे। एफडीआई, कोई भी दूसरे देश की कंपनी है वो किसी देश में ऐसे देश में वो इन्वेस्ट क्यों करेगी जिस देश में लड़ाई होती रहेगी? वो ऐसे देश में इन्वेस्ट करेगी जहां पर लोग शांति से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी संबंध व दुनिया के देशों से बेहतर संबंध बनेंगे। हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारे अफेयर्स होते हैं, दूसरे देशों के साथ हमारा डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं, वो सारे के सारे इम्प्रूव होंगे अगर हम नेशनल इंटीग्रेशन के साथ में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है 2011 के सेंसस के हिसाब से। 2021 का आपको पता है कोविड की वजह से अभी अच्छी तरीके से आया नहीं है। तो प्रमुख भारतीय धर्म और उनकी जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो हिंदुस्तान के अंदर जो 2011 की जनगणना हुई थी, ये आपके सामने डेटा, इसको आप देख सकते हैं कि अराउंड 79.80 यानी कि 80% हिंदू हैं, 14 से 15% मुसलमान हैं, मुस्लिम रिलीजन से हैं, फिर 1.72% सिख हैं, 2.30% ईसाई हैं, बौद्ध हैं 0.70%, जैन है 0.37% और बाकी जो है 0.66%। ये डेटा दिया गया 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब लेटेस्ट डेटा आएगा जब तक हम 2011 के सेंसस को ही फॉलो करेंगे। तो ये हमने किए। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा इसके बाद में लीडरशिप, और ये जो बाकी क्वेश्चन है 10 और 11 ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो जब तक आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं। कैसे करेंगे पीडीएफ को डाउनलोड? टेलीग्राम पे जाएं, टेलीग्राम पे अपने चैनल का नाम है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, वहाँ पे जाएं, पीडीएफ को डाउनलोड करें, पढ़ें। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ नेक्स्ट वीडियो आ गया। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।